हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट, टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट या किसी भी राज्य से संबंधित शिक्षक भर्ती हो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स। यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन 100% मानकर चलिए। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने सभी पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम, यह है क्या? हम जो कुछ भी सीखते हैं उससे हमें कितना प्राप्त हुआ है, यानी हम कितने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुए हैं, यही है सीखने का प्रतिफल। देखिए परिभाषा क्या कहती है। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानना और उसके अनुसार बच्चे के सीखने संबंधी प्रगति पर नज़र बनाए रखना जरूरी है। अतः उसके लिए आवश्यक है कि कुछ मानदंड निर्धारित किए जाएं जिनकी सहायता से अपेक्षित सीखने के स्तर का आकलन किया जा सके और इन्हीं मानदंडों को सीखने के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी हम सीखने के स्तर का आकलन करने के लिए जिन मानदंडों के अनुसार उसका आकलन करते हैं सीखने के स्तर का, वही है सीखने का प्रतिफल। अर्थात निश्चित मानदंड के आधार पर बच्चे ने जो कुछ सीखा है उसका आकलन करना ही सीखने का प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम है। जैसे समझिए एक एग्जाम्पल, जैसे कक्षा 2 का विद्यार्थी है तो कक्षा 2 का विद्यार्थी है तो उसे जोड़ घटाना तो ज़रूर आना चाहिए। अगर उसे जोड़ घटाना आ रहा है तो समझिए सीखने का प्रतिफल जो है उसके जो उद्देश्य हैं आपने उसे प्राप्त कर लिया है। नहीं आ रहा तो समझिए अभी उसके सीखने में कमी है, यानी उसने सीखने के उद्देश्य के प्रतिफल को प्राप्त नहीं किया है। तो यही है लर्निंग आउटकम। देखिए सीखने का प्रतिफल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यह भारत में कैसे आया समझिए। भारत में सर्व शिक्षा अभियान और IDE 2009 द्वारा गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करने तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 4 में लिखा है। SDG 4 में क्या लिखा है? क्वालिटी एजुकेशन। UNO द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे कितने हैं? 17 लक्ष्य हैं। कब से कब तक है? 2015 से 2030 तक है। ईयर भी याद रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है कुछ भी। और इसमें सतत विकास लक्ष्य चौथे में गुणात्मक शिक्षा की बात की गई है। तो यहाँ पर भी इसके लिए कहा गया है कि सीखने के प्रतिफल के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं, UNO में भी। और भारत में सर्व शिक्षा अभियान में इसका जिक्र किया गया था और IDE 2009 में किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर NCERT के सहयोग से कक्षावार व विषयवार विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल को परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जब आपसे पूछा जाए कि सीखने के प्रतिफल को किसने परिभाषित किया है तो NCERT ने। वहीं अगर राज्य स्तर होगा तो यह CERT होगा। क्या होगा? यह CERT होगा। और राष्ट्रीय स्तर होगा तो NCERT होगा। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सीखने के प्रतिफल को किसने परिभाषित किया है, राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर होगा तो NCERT होगा, राज्य स्तर होगा तो SCERT होगा। दोनों को अलग अलग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ये कक्षावार व विषयवार लिखा गया है इसका भी महत्व समझिए। कक्षावार जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो उसे आप सबसे पहले गणित सिखाएंगे, काखा गाघा सिखाएंगे और 1-2 अक्षर वाले शब्द सिखाएंगे।
उसके विषय में जो जो है वो सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि वह कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो आप उसे पहले विज्ञान पढ़ा देंगे या पहले गणित में आप उसे जोड़ घटाना सिखा देंगे या उसे गुणा भाग सिखा देंगे। ऐसा नहीं है, वह कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो उसके विषय में जो जो है उसी के अकॉर्डिंग उसे सिखाना है। तो यही एनसीईआरटी में सीखने के प्रतिफल को परिभाषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सीखने का प्रतिफल कैसा होना चाहिए, कक्षावार, विषयवार या कक्षावार या विषयवार दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना है, कक्षावार व विषयवार होना चाहिए सीखने का प्रतिफल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पॉइंट ये नोटेड हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पर फैक्ट भी है और थोड़ा सा समझना भी है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। अब देखिए, सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी यह क्यों जरूरी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु, यानी सीखने का प्रतिफल क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए सीखने का प्रतिफल इम्पॉर्टेंट है और ऐसा आरटीई 2009 में कहा गया है। आयु अनुरूप अपेक्षित स्तर, कौशल विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया ना, आयु के अनुरूप, यानी कक्षा 1 का बालक है तो वह 6 वर्ष का होगा। 6 वर्ष का होगा तो उसकी आयु के हिसाब से उसे सिखाएं, यानी पहले उसे गिनती सिखाएं, गिनती लिखना सिखाएं, पूरा उसे याद कराएं, तब जोड़ घटाने की तरफ बढ़े, यही कहा गया है। राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्वित हेतु कैसे, जैसे जब एक बालक है, छोटा बालक है, उसे आप स्टार्टिंग से ही अपने राष्ट्र के प्रति अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, यानी वह राष्ट्र की जो राष्ट्रीय धरोहर है उसका सम्मान करे और अपने राष्ट्र के प्रति क्या उसके कर्तव्य हैं, इन सब को आप उसे सिखाएंगे तो क्या है, राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक आकांक्षाओं की पूर्ति होगी ना। तो यही है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जांच हेतु, यानी जो कक्षा 1 का बालक है, जब वह, यानी उसे अपने सत्र की अंतिम परीक्षा देनी है, तो क्या है, जब वह अपने सत्र की अंतिम परीक्षा दे रहा है तो उसे जोड़ घटाना जरूर आना चाहिए। वह 1-2 अक्षर के शब्द जरूर लिख सके, कुछ पढ़ सके, ये आना चाहिए। तो यही यहाँ पर कहा गया है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जांच हेतु। राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पायदान पर अवस्थित करने के प्रयास के क्रम में, जब आप बच्चों के सीखने के स्तर का जांच कर पाएंगे, एक शिक्षक होता है जो वह अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है शिक्षा में, तो आप उसे अपने राज्य को उच्च स्तर पर पहुंचा पाएंगे। कैसे पहुंचा पाएंगे, जब आप अच्छी शिक्षा देंगे, जो बालक है वह पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, मूलभूत ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा, तभी तो राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का जो शिक्षा का स्तर है वह अच्छा होगा। वही यहाँ पर कहा गया है। अब देखिए, सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य क्या क्या हैं। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना, यानी जो बालक है वह, समझ लीजिए उसने सीख लिया कि 2 + 3 5 होता है। अब इतना उसने सीख लिया, लेकिन वह इसका उपयोग कर पा रहा है। मान लीजिए उसने क्लास में सीख लिया कि 2 + 3 5 होता है। अब इसका उपयोग यदि वह अपने दैनिक जीवन में कर पा रहा है तो समझिए आपने जो शिक्षा दी है वह गुणवत्ता युक्त शिक्षा है, यानी बालक उसका हर जगह उपयोग कर पा रहा है, अपने पर्यावरण में,
दैनिक दिनचर्या में हर जगह उपयोग कर पा रहा है, तो वही यहाँ पर कहा गया है। बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए तय मानदंडानुसार क्रियान्वयन करना, यानी जो मानदंड तय किए गए हैं उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। जैसे पहले ABCD सिखाना है, फिर 1-2 अक्षर जोड़कर शब्द बनाना सिखाना है, उसे पढ़ना सिखाना है। यही तो मानदंड है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप पहले उसे बुक रीडिंग करना ही सिखा देंगे, नहीं। विषय की प्रकृति, विशेषताओं, शिक्षण विधि एवं सीखने के प्रतिफल को समन्वित रूप से समझाना। जैसे आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, कोई विषय पढ़ते हैं तो आप उसकी प्रकृति पढ़ते हैं ना। जैसे आपको गणित शिक्षण पढ़ना है तो सबसे पहले आप बुक उठाएंगे तो वहाँ पर आपको दिया रहेगा ना कि विषय की प्रकृति क्या है, गणित शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं, गणित शिक्षण की विधियाँ क्या हैं। गणित शिक्षण जब आप पढ़ लेंगे तो आपको सीखने के प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, ये सब समझना होता है। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना, इसके अकॉर्डिंग आप शिक्षण की गुणवत्ता में लगातार प्रयास कर सकते हैं। सतत का मतलब है लगातार। जैसे आप सीखने के प्रतिफल का जब आकलन कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है ना कि आपने जितना पढ़ाया है उतना बालक सीख पाया है या नहीं सीख पाया। नहीं सीख पाया है तो वहाँ पर सुधार करिए, जो कमी रह गई है उसे समझिए, क्यों नहीं सीख पाया है उसे समझिए, तो समझकर सुधार करिए, फिर से बालक को समझाइए। तो यही सब है इसके उद्देश्य। कुछ और उद्देश्य है, देखिए। शिक्षण को विषय तक सीमित ना रखकर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना। जैसे आप समझिए बालक को जलवायु के बारे में बता रहे हैं, कक्षा 5 का बालक है, उसे आप जलवायु से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित छोटी सी चीज़ बता रहे हैं कि आपको पेड़ लगाना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जलवायु के लिए भी अच्छा होता है और प्रकृति के लिए भी अच्छा है, धरती के लिए भी अच्छा है, इससे प्रदूषण कम होगा, वर्षा ज़्यादा होगी, ये सब आप सिखा रहे हैं। तो बालक को समझ में आना चाहिए कि हाँ, पेड़ लगाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो वह पेड़ लगाएगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि विषय तक सीमित ना रखकर सर्वांगीण विकास तक ले जाना चाहिए। जब वह पेड़ लगाएगा तो समझिए उसे 100% समझ में आ गया है कि पेड़ लगाना कितना इम्पोर्टेंट है जलवायु के लिए या हर एक पहलू से मानव जीवन के लिए। विद्यार्थी के सीखने के संदर्भ में अभिभावकों को सजग एवं जागरूक बनाने हेतु उनकी उपलब्धि एवं प्रगति को शिक्षक द्वारा अभिभावकों से साझा करना। यह पॉइंट जो है RTE की धारा 24 में कहा गया है, उसमें भी कहा गया है और यहाँ पर भी कहा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं क्या हैं। यह कक्षावार व विषयवार है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यह कक्षावार व विषयवार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कक्षा 5 के बालक को पढ़ा रहे हैं तो आप उसे 1 2 3 लिखना सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आप उसे गुणा भाग सिखाएंगे, उससे आगे के और जो प्रोसेस होते हैं उसे सिखाएंगे, लेकिन आप वहाँ पर उसे 1 2 3 लिखना नहीं सिखाएंगे। यह दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विषय के अंतर्गत विषय प्रवेश पर विषय की प्रकृति का संक्षिप्त परिचय होता है। इसके बाद पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं दी गई होती हैं जिन्हें एक समय के अंतराल में अर्जित करना होता है। जैसे समझिए आपने अभी अभी कक्षा 5 में प्रवेश लिया है एक छोटे बालक ने, तो क्या दीर्घकालीन प्रक्रिया है, साल भर चलेगी। विषय के अंतर्गत जो जो कुछ भी दिया होगा आप उसे धीरे धीरे पढ़ाएंगे, विषय की प्रकृति का परिचय कराएंगे। इसके बाद पाठ्यचर्या की क्या अपेक्षाएं हैं उसे पूर्ण कराएंगे और समय अंतराल में अर्जित करेंगे, यानी 1 वर्ष में आप उसे पूरे विषय में जो कुछ भी उसके पाठ्यचर्या में है सब कुछ समझा देंगे। यह प्रक्रिया आधारित है। तो जब इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, यानी इस पॉइंट में जो दिया गया है इतना सब कुछ करना पड़ रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो क्या है, प्रक्रिया आधारित तो है ही, ध्यान रखिएगा। देखिए एग्ज़ाम में कभी कभी एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, अधिगम का न्यूनतम स्तर।
मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यह क्या है समझिए। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों का अधिगम स्तर जांचने के लिए मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार ही शिक्षक बच्चों का अधिगम स्तर जांच पाएगा। यदि बालक का अधिगम स्तर कम है तो 3 माह के अंदर सुधार करना होगा। जैसे आप कक्षा 1 के बालक को गिनती सिखा रहे हैं तो उसे अगर गिनती 100 तक नहीं याद है तो क्या है, जब आपने उसका अधिगम स्तर जांचा तो आपको कम मिला ना कि यह मानक के अनुसार कम है, तो कम है तो क्या 3 माह के अंदर सुधार करना होगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 1990 में न्यूनतम अधिगम स्तर समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष R.H. दवे थे। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अधिगम का न्यूनतम स्तर की विशेषताएं क्या हैं समझिए। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, उनके समग्र अधिगम का आकलन एवं मूल्यांकन करना। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिगम का न्यूनतम स्तर की विशेषता क्या है। आकलन करना, मूल्यांकन करना, आकलन और मूल्यांकन करना या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, आकलन एवं मूल्यांकन दोनों होता है, समझिएगा। सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने पर अधिगम के एक निर्धारित न्यूनतम स्तर को प्राप्त करना अनिवार्य है। जैसे प्राथमिक स्तर पर 5000 शब्दों का ज्ञान हो जाना चाहिए बालक को। यह एक मानक है कि प्राथमिक स्तर तक बालक को 5000 शब्दों का ज्ञान हो जाना चाहिए। यानी कक्षा 5 का बालक है तो उसे गुणा भाग आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ जोड़ कर पा रहा है, गुणा भाग नहीं कर पा रहा है, यह आना चाहिए। कक्षा 5 का बालक है तो उसे बुक रीडिंग आनी चाहिए, उसका अर्थ समझना कुछ कुछ आना चाहिए। ये सब एक मानक है। बालक को कम से कम इतना अधिगम अवश्य करें कि उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। यानी बालक जब शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि वह अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। अगर वह अपने जीवन के लक्ष्यों को ही नहीं प्राप्त कर पाएगा तो शिक्षा ग्रहण करने का मतलब ही क्या होगा, यही यहाँ पर कहा गया है। 80% या उससे अधिक विद्यार्थी को निर्धारित अधिगम स्तर पर 80% या अधिक मास्टरी यानी स्वामित्व हासिल करना चाहिए। जैसे हिंदी विषय है तो हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है। तो आप कक्षा में जब हिंदी पढ़ा रहे हैं तो कक्षा के 80% बालक को हिंदी पढ़ना आना चाहिए। यह अनिवार्य है, एक शिक्षक के रूप में भी और एक छात्र के रूप में भी। यानी शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य बनता है कि आपके कक्षा के बालक को यानी 80% बालक को हिंदी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। यही है अधिगम का न्यूनतम स्तर, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता रहता है। अगला है अभ्यास प्रश्न। भारतीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम प्रतिफल का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? भारत सरकार द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा, आरटीई 2009 द्वारा या उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।